हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पीएससी, पीएससी का फुल फॉर्म होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हम देखेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। इन तीनों के प्रोविजंस के बारे में, भारतीय संविधान में इनके बारे में क्या क्या बताया गया है, इनके क्या क्या प्रावधान है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य सेवा आयोग, इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है भारतीय संविधान में, इन तीनों के बारे में बताया गया है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो काम कैसे करेंगे और उनके कामों का निरीक्षण कौन करेगा और वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे। इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं कि हमारा जो होता है इन तीनों के बारे में आर्टिकल 315 से 323, यानी कि अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 315 में बताया गया है कि भारत में यूनियन गवर्नमेंट के लिए, यानी कि भारत सरकार के लिए यूपीएससी का गठन किया जाएगा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो पूरे भारत के क्षेत्राधिकार के लिए अलग अलग सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट और उनके फंक्शंस के बारे में बताएगी। इसी आर्टिकल में पीएससी के बारे में बताया गया है, जो हर स्टेट अपना पीएससी बनाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। यह क्या होता है कि यह बनाएगी सेंट्रल के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए। इसमें जो बनाया जाएगा वो हमारा होगा स्टेट के लिए। अब इन दोनों ने तो अपना अपना बता लिया। इसी में बताया गया है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस जे का मतलब झारखंड मत समझिएगा, इसका मतलब होता है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में लोक सेवा आयोग नहीं है, तो दो राज्यों की एक लोक सेवा आयोग हो सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि दो राज्य अगर चाहते हैं तो उनकी अनुमति के अनुसार दोनों राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि यूपीएससी, पीएससी एंड ज्वाइंट पीएससी, इन तीनों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यानी कि इनकी संरचना क्या होगी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनका कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर,
अगर मान लो कि कभी जरूरत पड़ती है कि कार्यकाल से पहले इनको हटाने की जरूरत पड़ गई किसी भ्रष्टाचार में या किसी कदाचार के मामले में, करप्शन के मामले में ये पाए जाते हैं संलिप्त, तो इनको हटाया कैसे जाएगा? रिमूवल बिफोर टेन्योर। यानी कि अभी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उसके पहले ही इनको कैसे हटाया जाएगा। इसके बाद अगर मान लो कि ये फ्री होकर काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये किसी का फेवर नहीं लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो पहले पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे हम अलग अलग टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट हो यानी कि पीएससी हो या यूपीएससी हो, एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस मेंबर्स। अब यहाँ पे मेंबर्स के बारे में कोई बताया नहीं गया है कि कितने मेंबर्स होंगे, एग्जैक्टली कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है भारतीय संविधान में। जैसे राज्य को जरूरत पड़ती है या सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, वो अपने जरूरत के अनुसार मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, उनकी संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा होगा, अब ये जो संख्या होगी मेंबर्स की, ये जो डिसाइड किया जाएगा, ये पार्लियामेंट, यूपीएससी के मामले में, यूपीएससी के मामले में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या करेगी? पीएससी के मामले में डिसाइड करेगी। यानी कि इसके जो मेंबर्स होंगे, यूपीएससी के मामले में संसद निर्णय लेगी कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कितने मेंबर्स होंगे। और राज्य से लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्य सेवा आयोग के बारे में जो है कि सेवा आयोग के बारे में जो है कि विधानमंडल इनके बारे में बताएगा, या विधान परिषद। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि यूपीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, इन दोनों के मेंबर्स और चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होगी, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। और पीएससी के मामले में गवर्नर के द्वारा। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में मेंबर्स और अगर अध्यक्ष को चुनना है, तो राज्यपाल नियुक्ति करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में अगर गठित करनी है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। इसके बारे में फिर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, तो मेंबर्स की कुछ अपनी एलिजिबिलिटी भी होगी, योग्यता। अब योग्यता के बारे में भारतीय संविधान में स्पष्टतः बताया गया है कि कौन व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। तो इसमें बताया गया है कि जो कम से कम 10 इयर्स तक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 10 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कम से कम 10 सालों तक कार्य कर चुका हो, 10 सालों तक उसका एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तब वो क्या होगा? इलिजिबल होगा। अब इसमें क्या होगा कि जब 50% मेंबर्स, ये जो मेंबर्स होंगे 10 सालों के एक्सपीरियंस वाले, ये 50% होंगे। यानी कि आधे मेंबर्स कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस रखते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। फिर इसके बाद
50% मेंबर्स को यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिफ्टी परसेंट मेंबर्स को यूनियन गवर्नमेंट मतलब अपॉइंट करती। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये तो इनका अपॉइंटमेंट हो गया कि अपॉइंटमेंट हो गया। इसके बाद हम इनका देखते हैं टाइम पीरियड। टेन्योर, कार्यकाल कितने का होता है? तो देखिए, टेन्योर के बारे में जो बताया गया कि यूपीएससी के मामले में जो व्यक्ति 6 सालों तक या फिर 65 ईयर्स, इनमें से जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा। अब यहाँ पे 6 साल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 55 ईयर्स का है, तो 55 + 6 वो क्या हो जाएगा, 61 ईयर्स तक क्या करेगा, वो वर्क करेगा। यानी कि वो अपना टेन्योर पूरा करेगा, 6 साल का काम करेगा, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा या फिर वो हट जाएगा। 65 ईयर्स का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 62 ईयर्स है और वो यूपीएससी का मेंबर बनता है, 62 ईयर्स के एज में तो वो बना, लेकिन 3 साल बाद, 3 साल में ही उसकी एज क्या हो जाती है, 65 हो जाती है। यानी कि वो कितना टाइम टाइम काम कर पाएगा, 3 ईयर्स तक ही वो अपना काम कर पाएगा। उसके बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी। यानी कि जो भी इन दोनों में से पहले होगा, 6 साल या फिर 65 साल, 65 ईयर्स, तभी तक वो अपने पद पे कार्य कर सकता है। इसके बारे में हम देखते हैं, पीएससी या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में भी चीजें सेम है, 6 ईयर्स या 62 ईयर्स। यानी कि जो व्यक्ति पहले 6 साल, अगर मान लीजिए कि उसकी एज बाकी है, तो 6 सालों तक अपने काम पे रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी 60 ईयर्स के एज में अगर वो अपॉइंट होता है, तो 2 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट मिल जाएगी उसे। यानी कि वो अपने पद पे 2 सालों तक ही काम कर पाएगा, इससे ज्यादा वो 6 सालों तक के काम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया इनका अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी और कार्यकाल। अब हम देखते हैं कि रिमूवल कैसे होता है, हटाया कैसे जाता है। अब किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो मेंबर हो उसका, उसको हटाने के लिए क्या क्या प्रावधान है। वो बैंकरप्ट हो चुका हो, दिवालिया हो चुका हो, यानी कि वो ऐसे मामले में, बैंकिंग के मामले में, कि वो इतना कर्ज में डूबा हो कि वो अपने कर्ज को पूरा न कर पाए। इस मामले में वो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, और वो अब क्या होगा, इलिजिबल नहीं रह जाएगा, उसको हटना पड़ेगा। दूसरा मैम, दूसरा इसका प्रोविजन है, पहला हो गया। दूसरा कभी हटेगा, मान लीजिए कि मेंटली प्रॉब्लम हो, मेंटली या फिर मेंटली प्रॉब्लम हो, या फिर फिजिकली डिसेबल हो। यानी कि वो मानसिक तौर पे सही नहीं है, मानसिक रोगी रोगी है, या फिर शारीरिक रूप से वह काम को करने में सक्षम नहीं है, अभी भी उसे बीच में हटाया जा सकता है। या फिर बीच में कार्यकाल के टाइम में ही उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी वो हट जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक भगवान के पास पहुंच गया, तो उसे हटना ही है। तो क्या होता है कि मेंटली प्रॉब्लम्स या फिर फिजिकली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे हटाया जा सकता है। इसके बाद आता है उसका रिजिग्नेशन। तीसरी बात आती है, अगर मान लीजिए कि वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है, तब क्या करेगा। तो उसके पास मजबूरी नहीं है कि वो काम को करेगा ही करेगा। वो क्या कर सकता है, यूपीएससी का अगर मेंबर है, या फिर
जेपीएससी है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वह प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन दे सकता है, अपना त्याग पत्र वो प्रेसिडेंट को दे सकता है। जैसे इसमें से क्वेश्चन बनता है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देगा, देना चाहे तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। अगर वहीं पे कोई पीएससी का मेंबर होता है या फिर अध्यक्ष होता है तो वह किसको देगा? गवर्नर। ठीक है, तो ये तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र देने के बाद हम देखते हैं, इसके बाद उनके लिए फिर मामला आता है। अगर मान लीजिए कि मिसबिहेव करते हैं वो, मिसबिहेविंग का अगर कोई इशू आता है या मिसकंडक्ट होता है, अगर किसी तरह का कोई मिसबिहेव करते हैं वो, अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी मेंबर्स के साथ या किसी अन्य पद पे वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, कदाचार का मामला अगर आता है, तो भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ये मामला प्रूफ कैसे होगा कि वो मिसबिहेव किए हैं? तो इसके लिए क्या करेगी कि गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड करेगी। प्रेसिडेंट विल रिकमेंड सुप्रीम कोर्ट टू इंक्वायर। जांच के लिए क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट को वो रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी कि भाई मिसबिहेविंग का मामला आया है, आप थोड़ा जांच करके बताइए कि क्या मैटर। अगर मिसबिहेव में ये पाए जाते हैं, साबित हो जाता है कि नहीं इन्होंने मिसबिहेव किया है, तो फिर वो अपने पोस्ट से हट जाते हैं। अगर मिसबिहेविंग में ये भी आता है कि जैसे अपने किसी लोअर पोस्ट के ऑफिसर को या क्लर्क को, जैसे आपको डांटने का अधिकार है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है, अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो आप डांट सकते हो। लेकिन मान लीजिए इन्होंने थप्पड़ मार दिए, गाली दे दिया, तो वो क्या होता है? कदाचार का मामला होता है, मिसबिहेविंग का मामला होता है, और उसके बाद भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए अभी हमने देखा कि जो पीएससी होती है, इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर क्या किया? अपॉइंट कर। लेकिन इसके जो मेंबर्स होंगे और चेयरमैन होगा, उसका रिमूवल किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और आगे भी आने के चांसेस है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका अगर कोई अध्यक्ष है या मेंबर है, तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। तो क्या राज्यपाल उसको हटा सकता है? तो आंसर है नहीं। उसको हटाने का सिर्फ और सिर्फ पावर राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट को है, और किसी को नहीं है। अब इतना तो हो गया। इतना होने के बाद अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि रिमूव करना है, तो फिर भी कोई भी कंप्लेन लेकर जाए, रिमूव कर सकता है। अगर उसके अनुसार ये काम ना करें तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो इसके बारे में कुछ प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं, संरक्षण, कि वो अपने आप को कैसे स्वतंत्र होकर फ्री एंड फेयर वर्क कर सकता है। तो इसके बारे में पहले बताया गया है कि इनके हटाने की एक फिक्स प्रक्रिया होगी। कि हटाने के लिए क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड करेगी, तब जाकर इनको हटाया जा सकता है। इनके जितने भी पेमेंट और अलाउंसेस हैं, यानी कि जो भी इनको वेतन और भत्ता मिलता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पार्लियामेंट डिसाइड, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या होता है? डिसीजन लिया जाता है कि इनका वेतन क्या होगा, इनका भत्ता क्या होगा, इनको कितना पैसा दिया जाएगा, क्या क्या इनकी सुविधाएं होंगी। और बीच में
देयर शुड बी नो चेंज ड्यूरिंग टेन्योर। यानी कि अगर जब इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया अपना, तो उसके बीच में इनके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं हुआ कि इनकी सैलरी कम कर दो, आपके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ने एक बार जो डिसाइड कर दिया, अपॉइंटमेंट के बाद वो चलता रहेगा। के बीच में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब यूपीएससी के चेयरमैन है, इनका अगर रीअपॉइंटमेंट होता है, जैसे मान लो कि पहली बात की ये किसी और क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि मान लीजिए लाभ का पद है, इन्होंने आगे का भविष्य देखकर थोड़ा कि आगे यहाँ से रिटायर होंगे तो चल के अपना काम करेंगे, कुछ फायदे वाला काम कर दिए, तो इसके लिए क्या है, बैन है। यूपीएससी के जो चेयरमैन है रिटायरमेंट के बाद, वो क्या हो सकते हैं कि स्टेट पीएससी में चेयरमैन बन सकते हैं। यानी कि पीएससी का जो चेयरमैन है या मेंबर है, वो यूपीएससी में जा सकते हैं, और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स पीएससी में जा सकते हैं। यानी कि आपस में ही क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, स्टेट पीएससी। अब इनके देखते हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन डिसीजन लेता है, कैसे हटाया जा सकता है, ये अपना संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक पॉइंट इनके बारे में कि इनके पावर और फंक्शन क्या होते हैं। पावर एंड फंक्शन। अब इनके पावर और फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं पहला, यूपीएससी के बारे में देखते हैं। और जो काम यूपीएससी का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, वही ठीक काम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब कि स्टेट पीएससी का काम स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, ये क्या करती है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी ये क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये देखते हैं दूसरा इनका क्या होता है कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा और इसका पैटर्न क्या होगा। प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। इसका प्रोसेस क्या है और इसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट, अब ये क्या करती हैं कि अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करती हैं, तो कुछ मामले में तो इनको माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इनको क्या किया जाता है कि केवल एडवाइजरी कमेटी के रूप में माना जाता है। यानी कि केवल ये सलाह दे सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर है कि माने न माने। जैसे एडवाइजरी के वर्क में कम करेगी। एडवाइजरी फंक्शन क्या है इनका, जैसे पेंशन का कोई मामला हो, पेंशन का कोई मामला हो, तो ये एडवाइस कर सकती हैं कि पेंशन को घटाया बढ़ाया जाए, कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, बस ये रिकमेंड कर सकती हैं। इनके मतलब कि जो इनकी पेमेंट होती है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं उनकी पेमेंट के बारे में भी ये रिकमेंड कर सकती हैं, एडवाइस दे सकती हैं। और भी जितने फिर प्रमोशन के बारे में, यानी कि ये जो तीनों इशू हैं, पेंशन का मामला हो गया, जितने भी इश्यूज होंगे पेंशन से रिलेटेड ये रिकमेंड कर सकती हैं, एडवाइस दे सकती हैं, सलाह दे सकती हैं। फिर पेमेंट का अगर मामला आया, तो पेमेंट के बारे में बता सकते हैं कि इनकी सैलरी कितनी देनी चाहिए, अब इनका एक्सपेंडिचर इन पे कितना होना चाहिए। फिर प्रमोशन के मामले में भी ये बता सकती है, रिकमेंड कर सकती है। इतने हो गए इनके पावर्स, फंक्शंस और वर्क के बारे में। जब हम पढ़ लेते हैं, तो फिर देखते हैं कुछ इनके बारे में अलग सी चीजें क्या क्या बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इनके कार्य है।
कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे हटेंगे, इनका कार्यकाल क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में क्या क्या होता है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब हम आर्टिकल वाइज पढ़ लेते हैं। जैसे यूपीएससी तो आर्टिकल्स के बारे में ज्यादा नोटिस नहीं करती है, लेकिन पीएससी में ऐसे एग्जाम्स या वन डी एग्जाम्स में आते हैं, तो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 315, यानी कि आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि भारत में एक यूपीएससी होगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए पीएससी होगा, और दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। एक ही आर्टिकल में इन तीनों के बारे में बता दिया गया है। आर्टिकल 316, अब देखिए आर्टिकल 316 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 316 में बताया गया है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यानी कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, और इनका टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। आर्टिकल 317 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 317 में बताया गया है कि इनको कैसे रिमूव किया जाएगा, रिमूवल प्रोसेस, इनको कैसे हटाया जाएगा, कैसे इनको अपने पद से पदमुक्त किया जाएगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 318 में। आर्टिकल 318 में क्या बताया गया है कि इनके जो सेवा है, सर्विसेज हैं, इनके क्या लॉज होंगे, मतलब ये लॉज या रूल्स कैसे फंक्शन करेंगे, क्या क्या इनका काम होगा, इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं आर्टिकल 390, यानी कि 319 में क्या बताया गया है कि कि आयोग के अगर किसी व्यक्ति का टेन्योर फिनिश हो जाता है, यानी कि कार्यकाल के बाद इन पे क्या है, बैन भी है कि ये कहीं और काम नहीं कर सकते सिवाय यूपीएससी और पीएससी के। आर्टिकल 320 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 320 में हम देखते हैं, आर्टिकल 320 में हमारा बताया गया है फंक्शन, कि इनका क्या काम होगा। आर्टिकल 321, आर्टिकल 321 में बताया गया है कि ये अपने कार्य को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन, ठीक है। आर्टिकल 322, इसमें आपका बताया गया है कि इनका जो एक्सपेंडिचर होगा, ये क्या क्या होगा। और आपका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 323, इनकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, रिपोर्ट्स क्या होंगी। रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कि इनकी जो रिपोर्ट होती है, इनकी जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है कि यूनियन गवर्नमेंट के मामले में संसद में पेश करवाई जाती है, यानी कि ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद में पेश करेगी, प्रस्तुत करेगी। इसके बाद फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, तो गवर्नर के सामने राज्य लोक सेवा आयोग प्रस्तुत करेगी अपनी रिपोर्ट, और वह रिपोर्ट क्या होगी कि राज्य विधानमंडल में या राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत की जाएगी, राज्य विधानमंडल में, ठीक है।
तो यहीं पे आपका यूपीएससी और पीएससी का टॉपिक फिनिश होता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, और इसके जितना पावरफुल पोस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में इससे ज्यादा पावरफुल कोई पोस्ट नहीं है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।